हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में और मैंने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन बहुत अच्छे से समझा दिया था। अगर आपको उसमें से कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन के बारे में, यानी हुक्स लॉ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हुक्स लॉ क्या होता है? ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन देता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं क्योंकि यहां से एक टॉपिक स्टार्ट होगी, छोटा सा टॉपिक। इसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं हुक्स लॉ क्या, पर इसको देख लेते हैं। हुक्स लॉ लिखा हुआ है एट इलास्टिक लिमिट, है ना। एट इलास्टिक लिमिट्स द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये इन्होंने यहां पर एक कंडीशन पहले बता दी है। ये तो पता है कि सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये चीज तो समझ में आ रही है आपको, लेकिन क्या है इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट समझिए सर, ये एट इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है, ठीक है। अभी समझाता हूं। लास्ट क्लास मैंने कहा था आपको कि याद है कि किसी चीज को स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को खींचते हैं, राइट, जब किसी बॉडी में स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन मतलब खींचने पर जब उसकी लेंथ चेंज होती है, यानी उसका शेप चेंज होता है, ठीक है। तो शेप जब चेंज होगा, जब उसके अंदर स्ट्रेन आएगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक स्ट्रेस पैदा होगा। स्ट्रेस का मतलब होता है खिंचाव। अब खिंचाव को समझ लो, स्ट्रेस इंग्लिश में नॉर्मली लोग कह देते हैं, तो स्ट्रेस पैदा होगा। तो भाई साहब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब यह है कि जितना ज्यादा आप बॉडी को खींचोगे, जितना ज्यादा स्ट्रेन आएगा, उतना ही ज्यादा आपको स्ट्रेस देना पड़ता है। भाई जाहिर बात है, आप एक रबर को मान लो, आप एक रबर को मुश्किल से थोड़ा सा, मतलब मान लो यहां से यहां खींचना है, एक रबर है, आपको यहां से यहां खींचना है, तो आप क्या करोगे? कम खींचना है, स्ट्रेन कम लाना है, इसका मतलब आप स्ट्रेस कम दोगे। बस हल्का सा खींच लोगे, मतलब हल्का सा खिंचाव आते ही वो खिंच जाएगा। लेकिन मान लो कि रबर इतना बड़ा है और आपको यहां तक खींचना है, तो आप उसको अब उसके मतलब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, ज्यादा खींचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार स्ट्रेन ज्यादा देना है सर इसको, यानी इस बार लेंथ में चेंज ज्यादा करना है, तो सर इसलिए स्ट्रेस भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि स्ट्रेस जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्ट्रेन की होगा। समझ आ रही बात कि जितना ज्यादा स्ट्रेन लाना है उतना ही ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, बट एक इलास्टिक लिमिट तक। सर इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब कि एक कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा रबर को खींचते 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 आपने स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस है ना, जितना स्ट्रेन लाना है उतना स्ट्रेस देते गए। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई साहब वो टूट जाएगा, रबर जो है ना वो टूट जाएगा। तो वहां इन्हें टूटने के बाद अब ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं कहलाएगा। समझ आ रही बात? या मान लो फॉर एग्जांपल एक वायर है आपके पास, एक पतला सा वायर है, कॉपर वायर, आपने उसको खींचा फिर छोड़ दिया, फिर से चला गया अपनी जगह पर। या एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले लेता, मान लो स्प्रिंग को आपने ऐसे खींचा, छोड़ दिया, फिर अपनी जगह पे चला गया वो, ठीक है। यानी कि उसमें डिफॉर्मेशन तो आया, बट डिफॉर्मेशन के बाद उसने अपनी शेप को दोबारा से रिगेन कर लिया, ठीक है, यानी इलास्टिसिटी दिखाई अपनी इसने, ठीक है भाई। इसको और हमने और ज्यादा इस बार ज्यादा खींचा, फिर देखा अपनी जगह पे चला गया। लेकिन इस बार हमने, अच्छा अब तक क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है सर, जितना स्ट्रेन दिया हमने उतना स्ट्रेस देना पड़ा। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज्यादा खींच दूं तो आप बताओ क्या होगा? ये स्प्रिंग अब जो है हो सकता है यहां पर आने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ना जा पाए, हो सकता है वो खींच के यहां आगे फिर रुक जाए, वो मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर अब जा नहीं पा रहा है। समझ बात? मतलब आ तो रहा है वो, यहां से मैंने छोड़ा तो वो आया, तो कुछ हद तक तो आया, लेकिन वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जा नहीं पाया। तो बच्चों अब भी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, लेकिन अब अगर मैं इसको खींचूंगा, अब अगर और खींच दूं उसको मैं, तो आप ही बताओ कि क्या अब उसको और खींचने के लिए ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई वो तो पहले से ऑलरेडी खींच चुका है। उसको थोड़ा और खींचो और लेंथ बढ़ जाएगा, और खींचो और। तो अब जो है बच्चों स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, यानी कि जब तक स्प्रिंग खिंचा नहीं था, जब तक स्प्रिंग ने अपने शेप को चेंज नहीं किया था, यानी जब स्प्रिंग को मैंने यहां तक खींचा और फिर छोड़ के फिर वो यहां तक आ गया, उससे पहले तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। लेकिन जब हमने स्प्रिंग को ज्यादा खींच दिया और अब ज्यादा खींचने के बाद क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? अब नहीं कह सकता सर। क्यों? क्योंकि अब उसका शेप चेंज हो चुका है सर, अब वो थोड़ा सा प्लास्टिक नेचर शो करना स्टार्ट कर चुका है, मतलब वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर सकता सर। तो एक लिमिट है, आप एक लिमिट तक किसी चीज को खींचोगे ना, तो उसी लिमिट तक स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। इसलिए यहां कहा गया है एट इलास्टिक लिमिट्स द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। समझ आ रही बात बच्चों? क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहां से कि स्ट्रेस अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर आएगा एक ई टर्म इंट्रोड्यूस होगा, ई, कैपिटल ई, ठीक है। कैपिटल ई और इनटू वे स्ट्रेन, ये कैपिटल ई है क्या? इसको तो हम नॉर्मली कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट इसका नाम रखा गया है वेयर ई इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
ई क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बताइए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, है ना, कि एसआई यूनिट क्या होगी। तो हम लोग ना घबरा जाते हैं ना, ये तो सर ने बताया नहीं था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। भाई यहां से निकाल सकते हो आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, यहां से स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय क्या होगा? स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन भी कर दो तो आप डिफाइन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को ही हम क्या बोल देते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देते हैं बच्चों। क्लियर है? और इसकी एसआई यूनिट निकालनी है तो आप देखो खुद से कि स्ट्रेन की कोई यूनिट ही नहीं होती सर। स्ट्रेन तो क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, यानी कि उसकी यूनिट्स कट जाती है, इसकी कोई यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो भाई अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वही यूनिट होगी जो किसकी यूनिट होती है? स्ट्रेस की होती है। क्या होती है स्ट्रेस की यूनिट? आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या होती है स्ट्रेस की यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट मैंने लास्ट क्लास में बता रखा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अब सर ये तो हो गया, चलो ठीक है सर, हुक्स लॉ समझ में। हुक्स लॉ में क्या कहा गया है, किस बारे में जो जोर दिया गया है और किस किस के बीच रिलेशन बताया गया है। बच्चों आप पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। किसके टाइप्स है? किसके? अच्छा, लास्ट क्लास में जिसने लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं देखा होगा तो लास्ट क्लास में स्ट्रेस और स्ट्रेन को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, इलास्टिसिटी को बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आप लास्ट लेक्चर देखना चाह रहे हो, पहले वाली लास्ट क्लास के लेक्चर को, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां लिंक मैंने दे रखा है, वहां से जाके देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट की टाइप्स ऑफ यंग्स, यानी से सॉरी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आई है सर, इसके टाइप्स कितने हैं? ठीक है, आप लोग गो टू साइंस यानी कि आपका अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है, और हमेशा मैं इस तरह के टॉपिक्स लाते रहता हूं क्योंकि बहुत मैं सोचता हूं ना, पता है मैं सोचता हूं बहुत आसान तरीके से कितना ज्यादा आसान बनाया जा सके चीजों को, ताकि मैं आपको आसान बना के रखूं। क्योंकि देखो जब 10th से 11th में आते हैं अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा चेंज होता है, बहुत बड़ा जंप होता है बच्चों। ये तो पता है दिमाग हमारा ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या करें क्या नहीं करें, कहां से पढ़ाई शुरू करें कहां से नहीं करें। ऐसे ऐसे वास्ट टॉपिक्स हैं, कैसे समझा जाए। 10th में छोटी सी टॉपिक समझ में नहीं आती थी, यहाँ इतने बड़े बड़े टॉपिक्स। तो हम इसको आसान बना देते हैं, हम इसको बहुत शॉर्ट, है ना, लैंग्वेज में, अच्छे लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में इसको बहुत इजी बना देते हैं, और सिर्फ आपके इस गो टू साइंस चैनल में और शहबाज सर के क्लास में। चलो खैर स्टार्ट करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग इसके टाइप्स कितने हैं सर? इसके 3 टाइप्स है बेसिकली। पहला है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों यहां मिट गया है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है सर? इसको वाई से या गामा से दिखाते हैं इसको हम लोग। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बच्चों आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब कि अगर किसी बॉडी के किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ में चेंज आता है खींचने से, स्ट्रेस डालने से लेंथ में, चाहे वो दबे चाहे वो खींचे, तो इस तरह के स्ट्रेस को हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और ऐसे स्ट्रेन का नाम, जो खिंचाव आएगा इसके अंदर जब चेंज होगा लेंथ, तो ऐसे चेंज को हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब सर ये यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये कैसे आया? तो देखो मैं यहां पे दिखाता हूं आपको कैसे आ गया ये फॉर्मूला। देखो ध्यान से, देखो आपने यहां के लिख रखा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। ये तो बच्चों पता है, फोर्स स्ट्रेस का फॉर्मूला ये फोर्स अपॉन में एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या होता था? स्ट्रेन का होता था चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल अपॉन में एल। तो अपॉन डेल्टा एल अपॉन में एल। आप ही बताओ बच्चों इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है ना, इसका मतलब डिवाइड। तो इस चीज को मैं डिवाइड, ये वाला डिवाइड ना दे करके मैं ये वाला डिवाइड लिख देता हूं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिख सकता हूं। यहां से इसको मैं हटा देता हूं भाई, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई, मैं इस डिवाइडेड बाई को हटा देता हूं, इस डिवाइडेड बाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको इस तरह से डिवाइड में, देखो तो एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। देखो मैंने लिखा है एफ अपॉन इसकी वैल्यू और डेल्टा एल इसकी वैल्यू, डेल्टा एल अपॉन एल। तो एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। अब इसको सॉल्व करो। अगर मैं यहां से डिवाइड हटाऊं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप बताओ ये रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि एल ऊपर चला जाएगा, डेल्टा एल नीचे, एल ऊपर डेल्टा एल नीचे। आप ही बताओ तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। बताओ ये चीज आई, सेम चीज क्लियर है? तो इस तरह से जनरली हम लोग यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो बच्चों ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना इस चैप्टर में, सॉरी इस टॉपिक से रिलेटेड, वो यहां से बनेंगे। आपको इसको देख लो ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, भाई देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे बने। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैंने ये वायर है, कोई वायर को हमने खींचा, इसको खींचने के लिए मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या लगाया? मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है।
ओके, तो फोर्स की वैल्यू मैंने दे दी आपको। फिर मैंने कहा इसके अंदर जो मैंने इसकी लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ थी 10 मीटर, मान लो इसकी कितनी थी 10 मीटर, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ मतलब एल की वैल्यू दे दी मैंने आपको 10 मीटर। फिर मैंने कहा कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया या इसकी मैंने रेडियस दे दिया आपको, तो रेडियस दे दोगे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लोगे आप, क्रॉस सेक्शन एरिया ये पाई आर स्क्वायर की मदद से, तो आप ए की वैल्यू भी निकाल लोगे। अगर मैं इसकी रेडियस दे दूं आपको तो आप क्या निकालोगे, पाई आर स्क्वायर की मदद से आप क्या निकालोगे, ए निकाल लोगे। और मैंने कहा जब इसको मैंने खींचा तो ये ना 2 सेंटीमीटर खिंच गया, थोड़ा सा कितना खींचा 2 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल की वैल्यू मिल गया आपको 2 सेंटीमीटर। भाई डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ चेंज हुआ, तो 2 सेंटीमीटर। देखो एफ भी मिल गया, एल भी मिल गया, ए भी मिल गया और डेल्टा एल भी। आप यहां से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से जनरली हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। 95% क्वेश्चंस यहीं से आते पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट इसका, यानी सेकंड टाइप सर किसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, किसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेकंड टाइप क्या है बच्चों, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है ये शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है भाई, वो ये शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, इसका रेशियो। भाई वहां पे वही चीज था, यहां भी यही चीज है, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन का रेशियो, जी इक्वल्स टू। अब सर ये फॉर्मूला कैसे है, ये फॉर्मूला वैसे ही आया, ऐसे देखो यहां पर क्या है कि हमने मल्टीप्लाई में एल अपॉन डेल्टा एल, यहां पे क्या होगा एल अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि यहां पर चेंज कितना हुआ डेल्टा एक्स। तो आप बताओ एफ एल इंटू में ए डेल्टा एक्स, एफ एल इंटू में एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एक्स, खत्म। समझ आई बात बच्चों। इस तरह से जनरली हम लोग शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कैसे सर, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। याद है मैंने एक डायग्राम बनाया था इस तरह से कि मैंने फॉर एग्जांपल एक कंटेनर मैंने किसी बॉडी को रख दिया है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो पता है इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है हर तरफ से, हर डायरेक्शन से फोर्स, एक प्रेशर भी क्रिएट होता है इस फोर्स की वजह से, इस प्रेशर को हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। जब ऐसा प्रेशर लगेगा तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा बच्चों, ये दब जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वहां से स्ट्रेन की वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा वी अपॉन में वी, ये आई थी ना। अच्छा स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स बाय एरिया, तो देखो फोर्स बाय एरिया, और अपॉन में डेल्टा वी बाई वी, तो देखो इसको मैंने रिसीवर, क्योंकि अपॉन में तो रिवर्स कर दो, ऐसे जैसे मैंने यहां करा था ना वैसे ही, तो डिवाइडेड में वी बाई, तो वी सबसे ऊपर चला जाएगा, डेल्टा वी नीचे, तो एफ वी अपॉन में डेल्टा वी। कैसे देखो आप भाई, देखो आप ऐसे कर लो, क्योंकि एफ अपॉन में ए है, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा वी अपॉन में वी, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओगे वी ऊपर चला जाएगा और डेल्टा वी नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला मिल सकता है हम लोगों को। तो देखा आपने कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरह के होते हैं, आपने क्या क्या देखा, हुक्स लॉ है ना, हुक्स लॉ से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। अब हम लोग थोड़ा सा पता है क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखते हैं आप, इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो हम देखेंगे, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ये कर्व कुछ ऐसा है कि ये वाला जो हमारा एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, उस पर दिखा रहा है स्ट्रेस को, और जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पे दिखा रहा है स्ट्रेन को, ठीक है। और हमारा जो पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन, वो कुछ ऐसा जाएगा स्ट्रेट, बिल्कुल कहां तक, ए तक जाएगा, नहीं ओ ए, और ए से थोड़ा सा एक कर्व्ड हो जाएगा इस तरह से, थोड़ा कर्व्ड होके, और बी से कुछ इस तरह से डी तक जाएगा, और डी से फिर ई तक। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, ओ से ए तक जो है, यहां पे लिखा हुआ ए पॉइंट को लिखा गया है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब अभी आपने देखा है स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन, हुक्स लॉ को, जो कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो वो कहां तक लिमिटेड है, मतलब कहां तक एप्लीकेबल है, वो इस कर्व की मदद से आप देख सकते हो कि भाई ओ से लेकर के ए रीजन में, यानी ओ ए रीजन में स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो आप स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ठीक है, ठीक है सर, ओके। ए पे जाकर के क्या हो रहा है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब यहां तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट खत्म हो रही है। अब इसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। अब ये यहां ए के बाद कैसा वाला केस आएगा पता है आपको, कैसा, जैसे स्प्रिंग है मेरे पास, मैंने क्या करा, स्प्रिंग को खींचा छोड़ दिया, अभी ये ओए रीजन में चल रहा है, और खींचा छोड़ दिया, फिर से अपने, यानी डिफॉर्मेशन फोर्स लगा रहा हूं मैं, डिफॉर्म हो रहा है, फिर अपने शेप को रिगेन कर ले रहा है, तो छोड़ दिया, फिर अब मैंने एक बार और खींचा, अब इस बार क्या, मैंने ज्यादा खींच दिया, ज्यादा खींचा तो क्या होगा कि अब ये थोड़ा सा जाएगा, तो अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश तो करेगा, पर जो मान लो ये स्प्रिंग इतना बड़ा था, ठीक है, यहां तक था, मैंने स्प्रिंग को और बहुत ज्यादा खींच दिया है, तो ये अपने शेप को रिगेन तो करने की कोशिश करेगा, समझ रही बात, लेकिन क्या पूरी तरह से मैंने खींचा छोड़ दिया, अब ये स्प्रिंग यहां के रुक गया, यहां आके ऐसे ऐसे करते करते रुक गया, मतलब कि अभी इसका ओरिजिनल शेप ये था,
लेकिन फिर भी खींचने के बाद यहां तक खींच दिया मैंने, छोड़ने के बाद यहां रुका नहीं है, खींच के अपने मतलब डिफॉर्मेशन फोर्स हटाने के बाद अपनी शेप को रिगेन करने की कोशिश किया, लेकिन यहां जाके ये रुक चुका है। मतलब ये कि इसमें सर थोड़ा सा स्ट्रेन आ चुका है, कर्व मतलब थोड़ा सा नहीं खिंच चुका है सर, अब ये खिंचा गया काफी ज्यादा। तो सर क्या है ये अब कंडीशन, अब इसके बाद, अब मान लो यहां पर रुक गया, अब इसके बाद तुम खींचोगे तो अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा। पता है बच्चों क्यों? क्योंकि अब यहां पर आप थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे तो स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा भी खींचोगे ना तो ज्यादा खींचा जाएगा। तो अगर थोड़ा सा स्ट्रेन देने पे ज्यादा, थोड़ा सा स्ट्रेस देने पे ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है, इसका मतलब यहां पर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तुम्हारी बात क्लियर है? तो ए के बाद वो वाला रीजन आ जाएगा कि जब स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। मतलब अब अगर मैं खींचूंगा, स्ट्रेस जितना दूंगा उतना स्ट्रेन क्रिएट नहीं होगा, जब बल्कि थोड़ा सा स्ट्रेस देने पे ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, उसके अंदर खिंच ज्यादा जाएगा। वो खींचूंगा थोड़ा सा पर वो लेंथ उसका ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए से बी रीजन में बच्चों जो हमारा वो है हुक्स लॉ है वो ओबे नहीं हो रहा, ध्यान रखना। ए से बी रीजन में हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। मतलब जो हमारा ये वाला है स्ट्रेस, अभी जो हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये चीज ए से बी रीजन में नहीं होगा, ओ से ए रीजन में, सिर्फ किस रीजन में होगा? ओ ए रीजन में ऐसा है। ठीक है भाई, अब बी पे चलते हैं सर। बी पे लिखा हुआ है इलास्टिक लिमिट। मतलब बी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो खिंच तो जाएगा, यानी बी पॉइंट तक, यानी कि यहां पे ये पॉइंट ये दिखा रहा है कि यहां तक अब ये खिंच सकता है आराम से। ठीक है, खिंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, यानी कि इलास्टिक लिमिट है, यहां तक वो अपना इलास्टिक नेचर शो करेगा। मतलब आप उसको खींचोगे वापस फिर अपने शेप में, या अपने शेप नहीं तो कम से कम अपने शेप से थोड़ा पहले, जैसे मान लो स्प्रिंग था हमारा, स्प्रिंग को हमने खींचा था, ऐसे खींचा, देखो ऐसे खींचा, बहुत खींच दिया मैंने, यहां लाके छोड़ा, अब ये क्या करेगा? अपने शेप को रिगेन नहीं करेगा, अब ये थोड़ा जाकर रुक जाएगा। ठीक है, ये कब तक था? ये बी तक था सर। ठीक है, यहां तक, क्या तक था? बी तक। मतलब बी पॉइंट के बाद पता है क्या होने वाला? बी पॉइंट के बाद ये होने वाला कि अगर मैं इसको बहुत ज्यादा खींच दूंगा तो भाई साहब अब ये अपने शेप में क्या, अब ये थोड़ा सा भी अंदर की तरफ नहीं आएगा। अब ये परमानेंटली क्या हो चुका है? अब ये परमानेंटली क्या हो चुका है? अपने शेप को चेंज कर चुका है भाई। अगर आपने बहुत ज्यादा खींच दिया किसी स्प्रिंग को तो वह स्प्रिंग परमानेंटली अपने शेप को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट लेता हूं, यहां पर मैंने थोड़ा सा यानी सी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। यहां पर सी पॉइंट पे मैं थोड़ा स्ट्रेस लगाता हूं। देखो स्ट्रेस लगाऊंगा मतलब मैंने बॉडी को क्या करा, स्प्रिंग को मैंने क्या करा? खींच दिया, ऐसे खींच दिया। अब बताओ मैं इसको अगर छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा? हल्का सा स्ट्रेन, इसके इतना स्ट्रेन अभी आ गया है, लेकिन अब जब इसको छोड़ूंगा तो ये हल्का सा स्ट्रेन को शिफ्ट करेगा। मतलब ये यही नहीं रुकेगा, हल्का सा, बहुत थोड़ा सा स्ट्रेन को शिफ्ट करेगा और यहां के रुक जाएगा। ये अपने शेप को ये चेंज कर चुका है। स्ट्रेस मैंने इतना दिया था लेकिन इसके अंदर स्ट्रेन जो था वो इतना नहीं रहा, अब थोड़ा सा जाके शिफ्ट हो गया, स्ट्रेन थोड़ा कम हुआ है। तो भाई साहब एक बात बताओ, स्ट्रेस मैंने इतना दिया तो स्ट्रेन, ये जो स्ट्रेन है, ये जो वैल्यू है स्ट्रेन, वो थोड़ा मतलब ऐसे नहीं होगा। ये चीज मैं इसको ऐसे मिला तो ये गलत हो जाएगा। पता है क्या इसका ये मीनिंग हुआ बच्चों? इसका ये मीनिंग हुआ कि जितना स्ट्रेस दिया उतना ही स्ट्रेन हो गया, जितना स्ट्रेस दिया मैंने उतना ही क्या हो गया? उतने ही के बराबर स्ट्रेन हो गया। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि हमने जब इसको खींचा, हमने जब स्प्रिंग को ऐसे खींचा तो यहां तक अगर मैं खींचूंगा, छोड़ूंगा तो हल्का सा शिफ्ट होगा भाई। अब रॉड है ना, दो रॉड, आप दो रॉड को ऐसे मोड़ो, रॉड को मोड़ते यहां तक लाओ, फिर उसको छोड़ दो, रॉड यहीं नहीं रुकेगा, हल्का सा वो ऐसा हो जाएगा, और मोड़ना और मोड़ो, फिर छोड़ोगे, फिर हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। मतलब एक रॉड है, ऐसा कुछ ऐसा रॉड है, मान लो ये रॉड है, इसको आप टेढ़ा कर रहे हो, मान लो, तो ये टेढ़ा ऐसा होगा, देखो ऐसे, पता है ऐसे यहां तक मोड़ोगे, लेकिन जब छोड़ोगे तो ये थोड़ा नीचे, मतलब थोड़ा सा यहां आ जाएगा, फिर ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, पता है आपको। तो इस तरह से ये हल्का सा अपने स्ट्रेन को हल्का सा कम करेगा। मतलब कुछ इस तरह से कर्व जो आएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा बच्चों, देखो कुछ इस तरह से बन जाएगा सर। ये मतलब अब ये स्ट्रेन जो इसके अंदर आया, ये स्ट्रेन, ये परमानेंट स्ट्रेन है। इसको हम लोग पता है, इसलिए इस रीजन को कहा जाता है परमानेंट प्लास्टिक रीजन। परमानेंट प्लास्टिक रीजन क्या कहेंगे इस वाले रीजन को? परमानेंट प्लास्टिक रीजन। क्लियर बच्चों? चलो ठीक है। अब सर बी, पूरे बी से लेकर के डी तक के रीजन में परमानेंट प्लास्टिक रीजन होगा, मतलब प्लास्टिक रीजन कहलाएगा। आप ये अपने शेप को कब कुछ भी कर लो, अपने शेप को रिगेन करने वाला नहीं है। तो बी डी रीजन क्या है? प्लास्टिक रीजन है। डी पे हमने लिखा है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस, आप बताओ स्ट्रेस की सबसे, पूरे कर्व पे स्ट्रेस की सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर है? ए पर है, बी पर है, सी पर है, डी पर है, ई पर है, कहां पर है सर? डी पर है। डी पर सबसे, देखो आप, डी पर स्ट्रेस की सबसे बड़ी वैल्यू है सर, स्ट्रेस की डी पर सबसे बड़ी वैल्यू है। मतलब क्या कि अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस मैंने लगाया, तो बॉडी टूट जाएगी, ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। तो डी पर जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस है सर। अगर मैं इससे ज्यादा, इससे बियॉन्ड स्ट्रेस लगा देता हूं तो ऑब्जेक्ट
टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्लियर है? चलो सर, अब सर डी के बाद क्या हो रहा है? डी के बाद ये कि मान लो मैंने स्प्रिंग को बहुत ज्यादा, मतलब एक वायर है मेरे पास मान लो, तो वायर को हमने बहुत ज्यादा खींच दिया। एक वायर मान लो टंगा हुआ है नीचे ऊपर है ना किसी पर, तो किसी सपोर्ट से बंधा हुआ है, मैंने उसको खींचा 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 खींचते खींचते यहां तक ले आया, यहां तक ले आया, अपने शेप को चेंज कर चुका है वो, क्योंकि अब वो वापस अपने शेप पे जाएगा नहीं। ठीक है, यहां तक आ गया। ठीक है सर, ओके। बहुत थिन भी हो जाएगा, आपको पता है बहुत थिन हो जाएगा वायर जब खींचाएगा। जब आप किसी चीज को खींचते हो तो उसकी थिकनेस कम होती नहीं होती, बताओ आप, तो बहुत ज्यादा थिन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो सर ठीक है, ओके। अगर मैं और खींच लूं तो, अगर मैं और खींचूं और स्ट्रेस ज्यादा लगाऊं, अगर मैं उससे ज्यादा जितना स्ट्रेस लगा के मैंने इसको खींचा था, अगर मैं उससे ज्यादा स्ट्रेस लगा दूंगा तो तार टूट जाएगा। समझ रहे बात? तार क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अब वो यहां तक आ चुका है, अब वो यहां तक डिफॉर्म हो चुका है, अपने शेप को चेंज कर चुका है वो। ठीक है, पहले उतना बड़ा था, अब वो खींच के इतना बड़ा हो गया सर। ठीक है, ओके। अगर मैं और थोड़ा सा, अब उतना स्ट्रेस मत लगा देना, जितना स्ट्रेस लगा के आपने इसको खींचा था, अगर उससे ज्यादा स्ट्रेस अब आपने लगा दिया तो वो वायर टूट जाएगी। अब हल्का सा स्ट्रेस, देखो हल्का सा स्ट्रेस लगाओगे ज्यादा स्ट्रेंथ, हल्का सा स्ट्रेस लगाओ तो ज्यादा खींच जाएगा, हल्का सा खींचोगे और खींच जाएगा आराम से। अब आपको ज्यादा स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हल्का सा स्ट्रेस देने पे ज्यादा स्ट्रेन। देखो ना आप, ये कर्व ऐसा फ्लैट क्यों हो गया है? क्योंकि स्ट्रेस कम लग रहा है और स्ट्रेन ज्यादा हो। देखो स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है पर स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों। समझ आ रही बात? क्लियर है? मतलब डी से ई रीजन में बच्चों उस वायर की हालत ऐसी हो जाएगी, मतलब एक्स में ऐसा हालत, इसको नहीं कहते हम लोग हालत पतली हो जाना, वैसा कि उसको मैं थोड़ा सा खींच रहा हूं तो वो अपने आप खींचता हुआ चला जाता है। मतलब एक लिक्विड की तरह फ्लो करना शुरू कर देगा बच्चों, वो लिक्विड की तरह। मान लो हमने इसको एक बार थोड़ा सा खींचा, फिर छोड़ दिया, अपने आप लगेगा जैसे नीचे जा रहा वो। क्योंकि जो मॉलिक्यूल के बीच में आपने इतना ज्यादा फोर्स कम कर दिया है, इतना मॉलिक्यूल को दूर कर दिया है कि अब वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ ही नहीं पा रहा है। मतलब उसमें फोर्स ज्यादा जनरेट, रिस्टोरिंग फोर्स बहुत कम हो चुका है उनके मॉलिक्यूल के बीच में। आप थोड़ा सा स्ट्रेस लगा रहे हो, वो नीचे है ना गिरता हुआ चला जा रहा है, वो फ्लो होता हुआ चला जा रहा है। और फाइनली ई तक आते आते वो वायर क्या होता है? अपने आप फ्लो होते होते टूट जाता है। इसलिए बच्चों डीई रीजन जो है वो फ्लोइंग रीजन है, लिक्विड की तरह फ्लो करता है। समझ आ रही बात? क्लियर है? ये थिनिंग पॉइंट। अच्छा पता है आपको एक चीज, ये जो बी पॉइंट था, इस बी पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब इसके बाद इलास्टिक नेचर खो देगा वो बॉडी, इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या कर देगा? खो देगा। इसलिए इसको हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, यील्डिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, समझ आया बच्चों इस तरह से? तो ये पूरा कर्व, अब जरा मैं इसको थोड़ा सा ना कंक्लूजन दे देता हूं। कंक्लूजन क्या है? हमने क्या सीखा कर्व से? देखो हमने ओए रीजन, हमने लिखा ओए रीजन में हुक्स लॉ रीजन। भाई हुक्स लॉ रीजन मैंने अपने मर्जी से लिखा है, क्योंकि आप समझ लो कि ओए रीजन में हुक्स लॉ ओबे कर रहा है ये कर्व। ठीक है, ओबे कर रहा है। ओबी रीजन में सर क्या? ओ से लेकर के बी तक के रीजन में क्या? तो ओ से लेकर के बी तक के रीजन में इलास्टिक रीजन, यहां से यहां तक बॉडी खिंच रही है। इलास्टिक नेचर को अभी खोया नहीं है इसने, मतलब अभी इसके अंदर इलास्टिक रीजन, इलास्टिक जो प्रॉपर्टी है वो है इलास्टिसिटी। बी से डी रीजन में सर, बी से डी रीजन में क्या है? तो बी से डी रीजन में प्लास्टिक रीजन है, देखो ध्यान से लिखा हुआ है। उसके बाद डी से ई रीजन में सर, डी से ई रीजन में, डी से मैंने लिखा फ्लोइंग रीजन। फ्लोइंग रीजन मतलब लिक्विड की तरह फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, अभी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, उसके बाद हमारा लार्ज प्लास्टिक रीजन। अगर मान लो यहां तक तो चलो अलग, ये तो ग्राफ से रिलेटेड नॉलेज था, मतलब ये कर्व से रिलेटेड नॉलेज था। अब इसके बाद थोड़ी सी मैं डिफरेंट नॉलेज बता रहा हूं, इसके बारे में थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूं। देखो जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, देखो ये जो कर्व है ना बच्चों, ये किसी मटेरियल का कर्व नहीं है। मतलब मैं नहीं कह सकते रबर का कर्व है या ये किसी चीज का कर्व है या किसी स्टील का कर्व है या मेटल का कर्व है। ठीक है, ये एक नॉर्मल, एक जनरल कर्व है, ये किसी मटेरियल का कर्व नहीं है। अब मैं बोलूं कि ये एक ऐसा कर्व है, मान लो एक ऐसा कर्व मैं बना के दो जिसमें देखो बी और डी के बीच में काफी गैप है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा प्लास्टिक रीजन है उसका। मतलब कि वो बहुत देर तक टूटता नहीं है, ये तो मतलब वो इसका भाई बहुत बड़ा प्लास्टिक रीजन का क्या मतलब कि वो खींचा जा रहा वो टूट ही नहीं रहा। इसको कहते हैं बहुत बड़ा प्लास्टिक रीजन है, उसमें बी और डी के बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा। तो जिसमें प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा होगा बच्चों, जनरली वो डक्टाइल होता है, यानी टेंसाइल ऑब्जेक्ट होता है। डक्टाइल पता है ना आपको, पढ़ा है, गोल्ड ज्यादा डक्टाइल होता है क्योंकि उसकी वायर बनाई जा सकती है बहुत लंबी, तो वो डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। तो देखना कर्व बना के आपको मान लो दे वो और आपसे बोलेगा अच्छा बताइए कि इस कर्व को देख करके कि बताइए ये ऑब्जेक्ट जो है, जिस ऑब्जेक्ट का ये कर्व है, ये ऑब्जेक्ट डक्टाइल है कि ब्रिटल है। तो आप देख के देखना कि प्लास्टिक रीजन बड़ा है अगर, तो बोल देंगे डक्टाइल है, और अगर प्लास्टिक रीजन छोटा है, मान लो ये डी जो है वो बहुत क्लोज है बी के, बहुत क्लोज, प्लास्टिक रीजन काफी छोटा है, मतलब थोड़ा सा खींचा, थोड़ा और खींच दिया तो टूट जाएगा वो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं जनरली। अच्छा इसका डक्टाइल का एग्जांपल क्या है? स्टील है, गोल्ड है, बहुत सारे एग्जांपल है, गोल्ड भी है, एयू गोल्ड भी है। ठीक है, स्मॉल, जिसका प्लास्टिक रीजन स्मॉल है सर, वो क्या होता है? वो होता है ब्रिटल ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है? ब्रिटल ऑब्जेक्ट। जैसे ग्रेफाइट, आपने पेंसिल के अंदर देखो ग्रेफाइट क्या होता है, उसमें थोड़ा सा उसको ना स्ट्रेस डिफॉर्म करो, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन फोर्स टूट जाएगा वो। तो क्या होता है ये?
ब्रिटल ऑब्जेक्ट होता है जनरली, जिसका प्लास्टिक रीजन क्या होता है, काफी छोटा होता है प्लास्टिक रीजन, ठीक है। उसके बाद जिसमें कोई प्लास्टिक रीजन हो ही नहीं, सिर्फ डी बिल्कुल बी के क्लोज हो, इतना क्लोज कि बिल्कुल टच हो बिल्कुल आपस में, यानी कि डी बिल्कुल यहां पर आ जाए, यहां आ जाए बिल्कुल डी, तो भाई उसके तो अंदर प्लास्टिक रीजन है ही नहीं सर, उस मटेरियल में प्लास्टिक रीजन तो है ही नहीं। जब प्लास्टिक रीजन नहीं है, इसका मतलब है कि उसके अंदर पूरा का पूरा इलास्टिक ही रीजन है, मतलब प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, तो उसके अंदर फिर क्या है, तो सर इलास्टिक रीजन है पूरा, उसके अंदर पूरा इलास्टिक रीजन है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, इलास्टोमर बोलते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है रबर। क्या एग्जांपल है बच्चों, रबर, ठीक है। रबर जो है, आप उसको देखो, आप खींचो खींचो खींचो, मैक्सिमम भी खींच दो ना, तब भी छोड़ोगे अपने शेप में आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उससे ज्यादा और खींच दोगे तो वो टूट जाएगा, मतलब वो अपने शेप को डिफॉर्म नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, परमानेंटली चेंज नहीं करेगा रबर अपने। तो रबर को जितना खींचोगे फिर छोड़ दो, फिर अपने शेप में वापस आ जाएगा, उसका कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो इस तरह से जनरली हम लोग इसके कर्व को देख सकते हैं। ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, और जिसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो पेपर में पूछे जाएंगे, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत ज्यादा बच्चों। अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज लाइक करके जाना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपका चैनल है, ठीक है। इस पे बहुत सारी वीडियो, अभी ये सीरीज चलता रहेगा, और टर्म 2 एग्जाम जब तक आपका नहीं होगा, सीबीएसई का और भी बोर्ड्स का, तब तक मैं इस पे वीडियोस डालता रहूंगा, हर क्लास हर चैप्टर्स की वीडियो डालूंगा, फिजिक्स की, खास करके फिजिक्स की, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा इस तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।